हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके स्टूडियो पॉइंट चैनल। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गैस, उसके बारे में बताए थे। लेकिन कुछ गैस रह गई है जो कल के वीडियो में किसी वजह से नहीं बता पाए। आज हम बता रहे हैं और वो गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम वो गैस क्या है, वो गैस ओजोन गैस है। ओजोन गैस से हम डीपली में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। लगभग हर पेपर में पूछे जाते हैं, और जब कभी भी थोड़ा सा हार्ड पेपर बनाना होता है तो इसी गैस में जो है डीपी से पूछ लेते हैं। इसलिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है इसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ओजोन गैस। ओजोन गैस स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड हम ये जानते हैं कि ओजोन गैस का इतिहास क्या है, क्योंकि सुपर टेट में जो पूछे जाएंगे वो डीपी से ही क्वेश्चन आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स इस पर ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स। आप किसी ईयर का पेपर उठा के देखिए, इससे क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम वायुमंडल में ओजोन गैस के बारे में हम जानते हैं कि ओजोन गैस का इतिहास क्या था, कैसे है, कैसे नाम पड़ा, कैसे कहाँ से इसका विस्तार हुआ, हम इसको जानते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इन चारों वैज्ञानिकों के नाम को ध्यान रखें। पहले वैज्ञानिक का नाम हमारा है वानमैन, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है किक्सैक, और तीसरे वैज्ञानिक का नाम है साइनबाइन, और चौथे वैज्ञानिक का नाम है हमारा सीरेट। फ्रेंड इसे हल्के में मत लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, हम सभी क्वेश्चन इसी में से आपको सॉल्व करा देंगे। ये आप कहीं भी आप पढ़ेंगे तो आपको इसी में से सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब ये सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो इसी में से जितने पेपर आए हैं, जितने क्वेश्चन आए हैं, हम पीडीएफ के द्वारा आपको वो सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वानमैन हमारे एक वैज्ञानिक हैं जो हमारे ओजोन लेयर को स्टार्ट करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वानमैन ने क्या किया था सन 1785 ईस्वी में। कब फ्रेंड? 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंड जो विद्युत का विसर्जन होता है, विद्युत विसर्जन क्या होता है फ्रेंड्स, हम बता दें विद्युत विसर्जन क्या होता है। बरसात के मौसम में आप देखते होंगे बादल गरजते हैं, उसके गर्जन के विद्युत विसर्जन कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत विसर्जन आप समझ गए। तो इन्होंने विद्युत विसर्जन के पास वानमैन ने यह देखा, एक गंध महसूस किया, और वह इन्होंने सिर्फ गंध को महसूस किया। इतना आप जानिए कि वानमैन ने सिर्फ जो है विद्युत विसर्जन के पास एक गंध महसूस किया। अब फिर उसके बाद हमारे दूसरे वैज्ञानिक जो किक्सैक हैं, ये 1801 में, इन्होंने 1801 में, ये सन भी याद रखिए बहुत ज़रूरी है। इन्होंने 1801 में ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ जब विद्युत विसर्जन को उसको मिला रहे थे, मतलब विलय कर रहे थे, मिला रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इसमें भी जो है गंध महसूस हो रही है। तो इन्होंने भी इस गंध का अनुभव किया। अब हमारे तीसरे वैज्ञानिक जो आते हैं साइनबाइन जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक हैं, इनको आप याद रखें। इन्होंने क्या बताया? 1800 कब फ्रेंड? 1840 ईस्वी में यह देखा कि ये जो ओजोन गैस है ये तीक्ष्ण गंध वाली होती है, और इसकी गंध जो है मछली के समान होती है, जैसे मरी हुई मछली होती है उसी के समान होती है। और इन्होंने ही इस जो गंध होती है इनका नाम क्या रखा? ओजोन गैस रखा। इन्होंने इस गंध को एक गैस का नाम रख दिया, और उस गंध का नाम इन्होंने ओजोन गैस रख दिया। और ओजोन गैस का नाम जो है ये यूनानी भाषा में हम ओजो के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखें कि साइनबाइन जी ने जो है 1840 ईस्वी में ओजोन गैस का नाम रखा, और जो ओजोन गैस शब्द है ये यूनानी भाषा में ओजो शब्द से जाना जाता है, क्योंकि ये यूनान के ही रहने वाले थे, इसलिए। ठीक है, आप देखिए फ्रेंड्स, ओजोन गैस का तो नाम पड़ गया। अब इसके बाद सीरेट महोदय जी जो थे, ये 1865 में क्या बताया? 1865 ईस्वी में इन्होंने बताया कि यह ओजोन गैस जो है हमारी कितनी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि यह ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसलिए इन्होंने ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र जो नाम रखा वह O3 रखा। क्या रखा? O3 रखा। ये किसने नाम रखा? सीरेट महोदय जी ने। आप इसे ध्यान रखें।
कि सनबाइन जी ने ओजोन गैस का नाम दिया और सीरेट महोदय जी ने इसका रासायनिक नाम O3 रखा। क्या रखा? O3 रखा। अब फ्रेंड्स आपको ओजोन गैस के थोड़े से इतिहास के बारे में पता हो गया और इसमें जो वैज्ञानिक हैं उनके बारे में, दो वैज्ञानिक हैं जो बहुत ज़्यादा जानना जरूरी है, सनबाइन और सीरेट, इन दोनों को याद रखें कि इन्होंने जो है ओजोन गैस का नाम रख दिया और सीरेट महोदय जी ने इनकी रासायनिक सूत्र की गणना करके बताई कि यह ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है, इसलिए यह 3 परमाणु से मिलकर बनता है जिसका रासायनिक नाम O3 है। अब फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं ओजोन गैस के बारे में कि ओजोन गैस का जब हम इम्पोर्टेंट जान गए कि जब इसका मतलब कि नामकरण हो गया तो यह हमारे के लिए कैसे प्रयोग है और इसका ह्रास क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें किसका इसका प्रयोग हुआ, तो हम देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड्स, अब इसका जब नामकरण हो गया ओजोन गैस का तो कुछ साइंटिस्ट लोग ये देखे कि ओजोन गैस हमारे लिए उपयोगी क्या है। ओजोन गैस का उपयोगिता जानने के लिए कुछ वैज्ञानिकों ने खोज की तो उन्होंने देखा कि जो हानिकारक, बहुत हानिकारक तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है, तीक्ष्ण गंध वाली गैस जो ओजोन गैस होती है, इस गैस को जो हमारे कुछ अन्य गैसें हैं इसको हानिकारक पहुंचा रही हैं। लेकिन हानिकारक पहुंचा रही है, पहुंचाए, हमें क्या लेना देना है ओजोन गैस से। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि हमें ओजोन गैस से बहुत कुछ लेना देना है, क्योंकि हमारे यह जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को 98 से 99% यह ऑब्जर्व कर लेती है, यह सोख लेती है। ओजोन गैस सोख लेती है, यह पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देती है। अगर यह पृथ्वी तक यह गैस पराबैंगनी किरण सूर्य से आने वाली पहुँच जाए तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक साबित होगी। इससे जो है कैंसर नामक रोग होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसलिए हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के संघ लोग हैं, इन्होंने जो है सभी देशों को बुलाकर एक जो है इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए एक विचार विमर्श किया और उनसे हस्ताक्षरण करवाया। और वह हस्ताक्षरण कब करवाया? उन्होंने हस्ताक्षरण कब करवाया और वह हस्ताक्षरण करवाने का जो हमारा नामकरण है उसका नामकरण क्या था? आप ध्यान दें फ्रेंड्स, उसका नामकरण क्या था? वह हस्ताक्षरण जो हुआ वह 16 सितंबर 1987 को हुआ। और यह जो हस्ताक्षरण हुआ 16 सितंबर 1987 को, इस समझौते को, इस हस्ताक्षर को उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से संज्ञान दिया। इन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका संज्ञान क्या दिया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक फ्रेंड्स, इन्होंने इसका क्या नाम दिया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब? 16 सितंबर 1987 को। अब फ्रेंड आप समझ गए होंगे कि ओजोन गैस किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और इस पर हस्ताक्षर कब हुए? 16 सितंबर 1987 को इस पर हस्ताक्षर हुए। और एक फ्रेंड और आप जानिए कि यह लागू कब हुआ? यह लागू हुआ 1 जनवरी। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1900। यह लागू हुआ कब हुआ? 1 जनवरी 1989 को यह लागू हुआ। फ्रेंड्स यह 1 जनवरी 19 को जो है प्रभावी हो गया, यह लागू हुआ। अब फ्रेंड आप समझिए, जो हमारा विश्व संरक्षण दिवस ओजोन का बनाया जाता है, ये किसके कहने पे बनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महासभा। ये महासभा क्या होती है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है महासभा। ये महासभा के कहने पे हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। ओजोन दिवस मनाया जाएगा और तब से ओजोन दिवस मनाया जाने लगा। लेकिन यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब कही? आपको याद रखना है, यह बात उन्होंने कही 1994 में। फ्रेंड्स आपको इतना समझ में आ गया होगा। और ये जो है, ये सारी जो हमने बताया संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के द्वारा 16 सितंबर को ये कहा गया कि ओजोन दिवस के रूप में बनाया जाएगा।
ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में बनाया जाएगा हर 16 सितंबर को। और ओजोन गैस जो संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है और 16 सितंबर 1987 को जो इस पर हस्ताक्षर हुए सभी देशों को मिलाकर और 1 जनवरी 1989 से यह लागू किया गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। ठीक है फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, ओजोन गैस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वायुमंडल में केवल कितनी % पाई जाती है, 0.02% जो है वायुमंडल में 0.02% पाई जाती है, यानी कि मतलब बहुत कम पाई जाती है। अब इसके संरक्षण के लिए जो है कुछ गैस जो है इसके लिए जिम्मेदार होती हैं कि अगर ये गैस की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इसका ह्रास होने लगेगा। इसके बचाव के लिए जो है हमारे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग हैं, अभी बताया आपसे, इन्होंने इसको जो है रोकने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया। उस प्रोटोकॉल का नाम क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और उन्होंने इस गैस को रोकने के लिए जो है बताया। और वो गैस क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। वो गैस हमारी है CFC गैस है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मोनोऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड और हमारे जो हो गई मीथेन वगैरह, ये भी गैसें हैं जिम्मेदार होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये और एक हैलोन गैस है हमारी, हैलोन गैस है। ये सभी गैसें जो है जिम्मेदार होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किस गैस की है जो ओजोन लेयर को हमारी नुकसान पहुंचाएगी, वो CFC गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए उन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की कि इस गैसों पर रोक लगाई जाए। और यह गैस जो हमारी मिलती है सबसे ज़्यादा, यह रेफ्रिजरेटर, क्योंकि यह गैस मानवीकरण होती है, रेफ्रिजरेटर से मिलती हैं, स्प्रे वगैरह से मिलती हैं। ये इन्हीं सभी सारी चीज़ों से ये हमारी गैसों का निर्माण ज़्यादा होता है। इसलिए इन सभी चीज़ों पर रोक लगाने के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की गई। अब देखिए फ्रेंड्स, जब 0.2% जब पाया जाता है तो इतनी कम मात्रा में पाया जाता है। अगर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें, तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती है, उसमें उपस्थित एक किरण होती है जो पराबैंगनी किरण होती है, वो बहुत हानिकारक किरण होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हानिकारक किरण जो है जब हमारे सूर्य के प्रकाश से आती है पृथ्वी पर, तो इसी पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी यहाँ पे जैसे है तो यहाँ पे एक हमारी लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं समताप मंडल बोलते हैं। इसी समताप मंडल में हमारी ये ओजोन गैस पाई जाती है। जब हानिकारक किरणें, पराबैंगनी किरणें जब हमारे यहाँ पे आती हैं, पृथ्वी की तरफ आती हैं, तो ओजोन लेयर इन्हें बीच में ही रोक लेता है। जब ओजोन लेयर बीच में रोक लेता है और पराबैंगनी जो किरण होती है उनको ऑब्जर्व कर लेता है, 99% उनको ऑब्जर्व कर लेता है। कौन, O3 गैस जो है इन हानिकारक किरणों को, पराबैंगनी किरणों को जो है रोक लेती है। क्या कर लेती है, रोक लेती है, पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है और ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं और हमारी सुरक्षा इन किरणों से हो जाती है। और फ्रेंड्स, इसी गैस को हम सुरक्षा कवच के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर पूछ लेगा कि वायुमंडल में सुरक्षा कवच किस गैस के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि वह गैस कौन सी है, ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है जिसे, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली प्रकाश की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको यह रोक लेती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इस गैस के आगे जो लास्ट वाली गैस है जलवाष्प, उसको देखते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा ये गैस ख़त्म हो जाएगा और क्या बचेगा, वायुमंडल की लेयर बचेंगी, वो आसान है, वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम जलवाष्प गैस के बारे में बात करते हैं कि जलवाष्प गैस होती क्या है। जलवाष्प गैस, देखिए फ्रेंड, आपको पता होगा जलवाष्प गैस क्या होती है, क्योंकि वायुमंडल में जलवाष्प गैस जो है, जैसे नदी हो गए, हमारे पोखरे हो गए, या घर में जो चीज़ें पकाते हैं उसमें से जो गर्म होके थोड़ा सा उड़ने लगती हैं, वो हमारी वाष्पन कहलाती हैं। और जब वो जल जब उड़ती हैं साथ में, तो उसे हम जलवाष्प बोलते हैं। और ये जलवाष्प उड़ के कितनी ऊंचाई तक लगभग पहुंच सकती हैं, आपको फ्रेंड्स ध्यान देना है, ये केवल 8 किलोमीटर ही तक ही ऊंचाई तक जा सकती हैं। तो ये वायुमंडल के जितने भी जलवाष्प हैं, वायुमंडल के जितने भी जलवाष्प हैं, ये केवल 8 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक ही ऊंचाई तक जा सकते हैं, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक जा सकते हैं।
वायुमंडल के सारे गैस। और कितना परसेंट लगभग वायुमंडल के 90% से ज़्यादा तक जलवाष्प जो है केवल 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पहुंच जाते हैं, फिर वहीं से ये परिवर्तित भी हो जाते हैं। ठीक है, और यही जलवाष्प में ही इसी जलवाष्प में ही जो है इसी जलवाष्प के ही वजह से हमारे जो देखते होंगे आपको बादल का निर्माण होता है, बादल का निर्माण होता है, धुआं जो जमा हुआ दिखने लगता है धुआं वगैरह से भी। और ये हमारे ओस आप समझिए जलवाष्प का इम्पॉर्टेंट क्या है, जलवाष्प की वजह से कि क्या क्या होती हैं, जलवाष्प की वजह से क्या क्या घटना होती हैं, बादल होते हैं, धुआं बनते हैं, धुआं की तरह जो धुआं जाते हैं ऊपर जलवाष्प की वजह से ऊपर जम जाते हैं, और ओस तुषार बूंदें आदि जलवाष्प की घटना से होती हैं। और ये 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जा सकती हैं वायुमंडल की संपूर्ण जलवाष्प से। अब फ्रेंड हम देखते हैं इसकी एक और इम्पॉर्टेंट है कि जलवाष्प जो है ये जो सूर्य की अधिक तापमान पृथ्वी पर आती है इसको रोकने में भी ये सहायक होती है। इसी तरह फ्रेंड हमारे जो ओजोन गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी जो है जलवाष्प की तरह ही उस सूर्य के अधिक तापमान को रोकने में सहायक होती हैं। ये जो है इसका एक काम और है कि ये जो है तापमान के अधिकता को रोकता है। किसकी अधिकता को? तापमान की अधिकता को रोकता है। और इसी तरह हमारा जो है ये ओजोन लेयर है ये भी इसी तरह रोकता है। और इसी तरह हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, आप कल पढ़े थे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और ये भी जो है जलवाष्प की तरह अधिक तापमान को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स हमने इसी तरह से सारे जो वायुमंडल के गैस हैं हमने सारे गैसों के बारे में डिस्कस कर लिए और इसी से रिलेटेड गैस से जो है हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वायुमंडल में। और इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे तो हम पूरी तरह से आशा करते हैं कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स जो है हम अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम वायुमंडल के लेयर के बारे में 5 लेयर हैं, 5 लेयर के बारे में अच्छे से बताएंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड जो है ये हमारा गैस ख़त्म हो गया। अब हम जो है फ्रेंड्स अगली वीडियो जो बनाएंगे हम वायुमंडल में जो लेयर पाई जाती हैं 5 लेयर पाई जाती हैं उन 5 लेयर के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो वो आसानी से आपको आ जाएंगी, वो बहुत ईजी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहीं पर इस वीडियो को एंड करते हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।